साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो साथियों स्टार्ट हो चुका है आज का ये सेशन। सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। अब दोस्तों हमें प्रमुख कथनों के बारे में पढ़ना है, तो हमें 76 से आगे पढ़ना है, ठीक है। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे ना ही हैं, ना प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य है। इस तरह कविता का कोई भी वाद नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना, ठीक है। ये अपन को याद कर लेना है दोस्तों। ये कथन आपको बताना है कि ये कथन किसका है, ठीक है। और ये जो कहा है वो बताना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार है दोस्तों, ठीक है, जल्दी से बताएं एक कथन किसका है। सभी लोगों को पता है कि प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है। ये जो कथन है, ये कथन है दोस्तों अज्ञे जी का। ये कथन किसका है? अज्ञे जी का, ठीक है। और अज्ञे जी का कथन है, और आपको पता है कि ये जो कहा है इन्होंने किस सप्तक की भूमिका में कहा है, किस सप्तक की भूमिका में कहा है। 76 नंबर का क्वेश्चन है। प्रयोगवाद का कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं रहे ना ही हैं, प्रयोग अपने आप में इष्ट साध्य, इस तरह कविता का भी कोई वाद नहीं है, अतः हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना कवितावादी कहना। ये कथन बताना, ये कथन किसका है? अज्ञे जी का है। लेकिन ये कथन इन्होंने किस सप्तक की भूमिका में कहा है ये भी आपको पता होनी चाहिए। सभी लोग बताइए जल्दी से। उसके बाद जिस साहित्यकार का भाव जगत जितना विस्तृत, अनेक रूप तथा समृद्ध होगा उतना ही व्यापक उसका साहित्य भी होगा। ये कथन बताना 77 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। 77 में चयन करिए जल्दी से। 77 का राइट आंसर जिस साहित्यकार का भाव जगत जितना विस्तृत, अनेक रूप तथा समृद्ध होगा उतना ही व्यापक उसका साहित्य भी होगा। ये कथन किसका है? 77 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कथन बताना है, कथन किसका है? बताइए जल्दी से। और सभी लोगों को यह भी पता है कि सर वो कहा था उन्होंने द्वितीय सप्तक की भूमिका में, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिस साहित्यकार का भाव जगत जितना विस्तृत होगा, अनेक रूप तथा समृद्ध होगा उतना ही व्यापक उसका साहित्य भी होगा। एक कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन बताना है। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा, ये कथन किसका है? मुक्ति बोध का, डॉक्टर नगेंद्र का, मलयाज या फिर रामचंद्र शुक्ल का? नाम बहुत विस्तृत होता है, बहुत बढ़िया। लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन किसका? 78 नंबर का क्वेश्चन है। कथन बताना किसका है? मुकनद जी, रोज सिंह जी बताइए। 78 का शानदार क्वेश्चन है और सभी लोग आंसर बता रहे हैं। 78 में लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा है। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल, क्योंकि लोक हृदय किसमें था? लोक हृदय तो एक ही व्यक्ति में था और वो व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल। तो लोक हृदय में लीन होने की दशा का नाम रस दशा, ये कथन डी नंबर रामचंद्र शुक्ल आपका बिल्कुल सही है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये कथन किसका है? कथन बताना है। प्रेमचंद का है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदलाल वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। ये कथन बताना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। रिंकू राय जी, अंश यादव जी, 79 नंबर का क्वेश्चन है। और 79 नंबर के क्वेश्चन में मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं, है ना। बोले सर मानव का जो चरित्र है वो प्रेममय होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेममय। मानव का चरित्र कैसा होना चाहिए? प्रेममय होना चाहिए।
ये मानव चरित्र का चित्र मानता हूं, ये प्रेममय होना चाहिए, तो प्रेम से क्या हो जाएगा, प्रेमचंद जी का कथन है। मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मानता हूं, उपन्यास को, ठीक है। ये नंबर आपका बहुत शानदार आंसर है। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। ये कथन किसका? 80 नंबर का क्वेश्चन है प्रतिभा श्रीवास्तव जी, बताइए। जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित हुई। चयन करिए, बहुत ही शानदार 80 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों इनको बार बार पढ़ना है अपन को, ऐसे कथन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी लोगों को लगभग पता है कि सर जब मनुष्य का हृदय अपनी अभिव्यक्ति के लिए व्याकुल हो उठा, तभी स्वच्छंद छंद में उसकी छाया अंकित है। किसकी छाया अंकित है? सर छाया अंकित है किसकी? महादेवी की छाया अंकित है, यानी सी नंबर छाया अंकित आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि और कविता कैसा गंभीर विषय है, कहने की आवश्यकता नहीं, पर इस विषय में बहुत मोटी मोटी बात मोटे तौर पर कही गई है। ये कथन किसका है? मोटी मोटी बात मोटे तौर पर, बताइए। बहुत ये बताया भी है मैंने आप लोगों को। 81 नंबर का शानदार क्वेश्चन है, मोटी मोटी बात मोटे तौर पर। मोटी मोटी बात कौन कहता है? जाहिद अली जी, बताइए। मोटी मोटी बात कौन कहता है? मोटी मोटी बात कौन कहता है? तो सभी लोगों को लगभग पता है कि सर मोटी मोटी बात है ना, एक ही व्यक्ति कहता है। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल जी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत बढ़िया। काव्य की विषय वस्तु का निर्माण मूलतः अनुभूति और विचार के आधार पर होता है, किंतु प्रबंध काव्य में कथा अर्थात घटना विधान का भी समावेश अनिवार्य रहता है। कथन किसका है? 82 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। काव्य की विषय वस्तु का निर्माण मूलतः अनुभूति और विचार के आधार पर होता है, किंतु प्रबंध काव्य में कथा अर्थात घटना विधान का भी समावेश अनिवार्य रहता है। ये कथन बताना है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र त्रिलोचन महादेवी वर्मा का। 82 नंबर का क्वेश्चन है। 82 नंबर का शानदार क्वेश्चन सभी लोग बताएंगे। काव्य की विषय वस्तु का निर्माण मूलतः अनुभूति और विचार के आधार पर होता है, किंतु प्रबंध काव्य में कथा अर्थात घटना विधान का भी समावेश अनिवार्य रहता है। ये कथन किसका है? 82 नंबर में। और 82 नंबर में ये कथन है कि सर काव्य की विषय वस्तु का निर्माण मूलतः है अनुभूति और विचार के आधार पर होता है। ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, अनुभूति और विचार। अच्छा, नांग घटना कर सकता है? अच्छा, बहुत बढ़िया। घटना विधान, घटना का विधान कर देता है। बोले सर कभी कभी नांग घटना का विधान कर देता है। अनुभूति और विचार है ना, ये भी अपन को याद कर ले। अच्छा, नांग के विषय में अनुभूति होती है, बहुत बढ़िया। तो घटना का विधान भी कर सकता है नांग। नगेंद्र, बी नंबर आपका बहुत बढ़िया। भाषा अनायास लब्ध वस्तु नहीं है, उसके लिए साधन और तपस्या की आवश्यकता है। साधन और तपस्या की, साधन त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सीखी गई भाषा ही सहज भाषा है। ये कथन किसका है? 83 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए तनु जी। बहुत बढ़िया, ट्रिक भी आप लोग शानदार बनाने लगे हो अब तो, ठीक है। तो 83 नंबर का शानदार क्वेश्चन है और देखते हैं क्या उत्तर जा रहा है। साधन और तपस्या, साधन त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा, साधन त्याग और आत्म बलिदान के द्वारा सीखी गई भाषा है ना। बोले सर त्याग भी हजारों व्यक्ति देते हैं, आत्म बलिदान भी हजारों व्यक्ति देते हैं, है ना। ये भी अपन को याद करना है। त्याग भी हजारों व्यक्ति त्याग करते हैं, है ना। हजारों व्यक्ति आत्म बलिदान देते हैं, तो त्याग और आत्म बलिदान ये अपन को याद कर लेना। 83 नंबर का शानदार क्वेश्चन है। राइट आंसर चला जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये कथन किसका है? 84 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। छायावादी कहे जाने वाले कवियों महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। महादेवी वर्मा रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये कथन 84 नंबर में। और 84 नंबर का क्वेश्चन, छायावादी कहे जाने वाले कवियों में महादेवी वर्मा ही रहस्यवाद के भीतर रही हैं। ये कथन किसका है? 84 नंबर का क्वेश्चन है। और 84 नंबर के क्वेश्चन में
आपका शानदार आंसर जा रहा है कि सर रामचंद्र शुक्ल छायावादी कहे जाने वाले कवियों महादेवी वर्मा ही रहस्यवादी के भीतर रही हैं। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। महादेवी वर्मा रहस्यवादी के भीतर रही, ये नंबर आपका शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। इन कथनों को आपको पढ़ना है, याद करना है, जैसे भी बने ट्रिक निकालना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि साहित्य सृजन तथा भावुकता का उद्देश्य व्यक्ति का संस्कार होता है। उनके मतानुसार साहित्य का उद्देश्य सूक्ष्म, आंतरिक एवं शाश्वत होता है। तात्कालिक प्रभाव साहित्य की सिद्धि नहीं। ये कथन किसका है? 85 नंबर का क्वेश्चन है। बताओ, साहित्य सृजन तथा भावुकता का उद्देश्य व्यक्ति का संस्कार होता है। 85 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और साहित्य सृजन तथा भावुकता का उद्देश्य व्यक्ति का संस्कार है ना। उनके मतानुसार साहित्य का उद्देश्य सूक्ष्म, आंतरिक एवं शाश्वत होता है। तात्कालिक प्रभाव साहित्य की सिद्धि नहीं है। ये कथन बताना है। 85 नंबर का क्वेश्चन है और 85 नंबर के क्वेश्चन में शानदार उत्तर जा रहा है कि सर ये कथन है डॉक्टर नगेंद्र का। साहित्य सृजन तथा भावुकता का उद्देश्य डॉक्टर नगेंद्र। सी नंबर आपका सही है। ये नगेंद्र जी है। भावुकता, जब नांग आ जाता है ना, नांग, तो आप भावुक हो जाते हो, भावुक है ना, नांग। नगेंद्र लगा देना, ये आपका सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जा रहा है यहां पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये आ रहा है, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति, बताइए जल्दी से, जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये कथन किसका है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से विद्यमान थी। ये कथन किसका है? 86 नंबर का क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, 86 का राइट आंसर चयन करना है। और सभी लोग आंसर लगा रहे हैं कि जिस कवि में समाहार शक्ति, तो कल्पना की समाहार शक्ति किस कवि में अधिक थी? बोले सर कल्पना की जो समाहार शक्ति है वो सबसे ज्यादा थी रामचंद्र शुक्ल में। यानी कि आपका जो ए नंबर है रामचंद्र शुक्ल, ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। कल्पना की समाहार शक्ति शुक्ल जी में अधिक थी। ए नंबर शानदार क्वेश्चन है। हालाबाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। ये कथन किसका है? हालाबाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। बच्चन सिंह का। निराला रामचंद्र शुक्ल मुक्तिबोध। 87 नंबर का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। हालाबाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। तो अपन ने पढ़ा था कि सर हालाबाद के प्रवर्तक माने जाते हरिवंश राय बच्चन, लेकिन ये जो कथन है ये कथन भी किसका है? ये कथन है डॉक्टर बच्चन से। अब हरिवंश राय बच्चन और बच्चन से ये अलग अलग हैं, लेकिन यहां पर हालाबाद आया और हरिवंश राय बच्चन आपको पता है बच्चन से यहां भी बच्चन ही आएंगे, है ना। तो ये डॉक्टर बच्चन से इनका कथन है। हालाबाद प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास है। ये नंबर आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। छायावाद गीति काव्य, प्रेम काव्य, प्रकृति काव्य। तो बताओ 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ रहा है। 88 का बताइए। 88 में है ना गीति काव्य, प्रेम काव्य और प्रकृति काव्य। गीति काव्य, प्रेम काव्य, प्रकृति काव्य देव, है ना। बोले सर हमें गीति काव्य भी देव, प्रेम काव्य और प्रकृति काव्य देव से हो जाएगा डॉक्टर देवराज, है ना। ये छायावाद गीति काव्य, प्रेम काव्य, प्रकृति काव्य है। ये बी नंबर डॉक्टर देवराज आपका बिल्कुल सही है। काव्य के 3 सर्वमान्य तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में मैं भाव को ही आधार मानता हूं, शेष 2 उसके सहायक है। कथन किसका है? शेष 2 उसके सहायक हैं। रामचंद्र शुक्ल,
नामवर से नगेंद्र या फिर रामनरेश त्रिपाठी। काव्य के 3 सर्वान तत्वों भाव, कल्पना और बुद्धि में मैं भाव को ही आधार मानता हूं। शेष दोष के सहायक ये कथन किसका है? शानदार क्वेश्चन है, 89 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। 89 नंबर का उत्तर बताना है आपको। और ये आपको भाव, कल्पना और बुद्धि है ना। बोले सर ये डॉक्टर नगेंद्र है ना, नांग को क्या नहीं मिल रहा है? भाव नहीं मिल रहा है, नांग को भाव। हाँ, नांग का भी अपना भाव होता है। भाव, सी नंबर बिल्कुल सही है। भाव, कल्पना और बुद्धि में मैं भाव को ही आधार मानता हूं। शेष दोष के सहायक है, कथन नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र। सी नंबर आपका सही है। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे, सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता के लेस नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के वृद्ध भावों का उत्कर्ष। कथन किसका है? 90 नंबर का क्वेश्चन है। चयन करिए, रामचंद्र शुक्ल, मुक्तिबोध, पंत या फिर त्रिलोचन। ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता के लेस नहीं है, ना तो कहीं व्यर्थ का शब्दाडंबर है, ना कल्पना की झूठी उड़ान और ना अनुभूति के वृद्ध भावों का उत्कर्ष। ये कथन किसका है? 90 नंबर का क्वेश्चन है, 90 नंबर का क्वेश्चन है। तो सच्ची उमंग किसमें थी? अपन ने पढ़ा है कि सर सच्ची उमंग जो है, सच्ची उमंग साहित्य की सेवा करने में अगर किसी व्यक्ति को थी तो वो व्यक्ति है कौन? है ना, वो व्यक्ति है रामचंद्र शुक्ल। सच्ची उमंग थी इनको साहित्य की सेवा करने की। ये नंबर आपका सही और शानदार क्वेश्चन हो जाएगा। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। ये कथन बताना है, कथन किसका है? ठीक है, यहां पर आपको बताना है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद है। ये कथन किसका है? ये कथन बताना है। आचार्य शुक्ल, अलग अलग माने हैं सबने तत्व भी। आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, महादेवी वर्मा। तो ये भी कथन आपको लगभग पता है कि सर स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, सूक्ष्म का विद्रोह है ना। ये भी अपन को याद कर लेना। नाग भी कभी कभी विद्रोह कर देता है। नाग जब विद्रोह करता है ना, सब बाहर हो जाते हैं, है ना। बोले नागों का विद्रोह हो रहा है। साहित्य की सबसे बड़ी उपयोगिता इस बात में है कि वह मनुष्य को मनुष्य मानता है। जिस साहित्य के संकीर्ण स्वार्थों के बंधन से मुक्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती, वह साहित्य दो कोणी के मूल का भी नहीं है। ये कथन किसका है? 92 नंबर का क्वेश्चन है। 92 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि साहित्य की सबसे बड़ी उपयोगिता इस बात में कि वह मनुष्य को मनुष्य मानता है। 92 नंबर के क्वेश्चन में 92 का उत्तर बताना है। और मनुष्य को मनुष्य मानने वाले लोग भी एक दो नहीं है, मनुष्य को मनुष्य मानने वाले लोग भी हजारों हैं। मनुष्य को मनुष्य मानने वाले लोग भी हजारों हैं। तो हजारों से आपका उत्तर हो जाएगा कि सर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। मनुष्य को मनुष्य मानने वाले लोग भी हजारों हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, है ना। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वैसा हृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये कथन किसका है? केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, उनमें वैसा हृदयता और भावुकता भी ना थी। तिरानवे नंबर का क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाता है रामचंद्र शुक्ल, यानी कि आपका जो सी नंबर है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही है दोस्तों। केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आ रहा है कि कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा है? कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास किसने कहा? प्रेमचंद ने, बालकृष्ण भट्ट ने, रामरस मिश्र या फिर नंदलाल वाजपेयी ने?
हमायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास 94 नंबर का क्वेश्चन है और 94 नंबर में सभी लोग बिल्कुल सही आंसर लगा रहे हैं कि सर डी नंबर यानी कि नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी, डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। ये कथन किसका है? 95 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सभी को बताइए। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। ये कथन किसका है? 95 नंबर का क्वेश्चन है। 95 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग आंसर बता रहे हैं। 95 में ये कथन है कि सर डॉक्टर नगेंद्र का है, बी नंबर आपका सही है। जब कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति की इस प्रकार अभिव्यक्ति कर सकता है कि वह सभी के हृदयों में समान अनुभूति जगा सके तो पारिभाषिक शब्दावली में हम कह सकते हैं कि उसमें साधारणीकरण की शक्ति विद्यमान है। डॉक्टर नगेंद्र, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर राइट है, बहुत बढ़िया। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि किसी व्याख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। ये कथन 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चल सकता है कि किसी व्याख्यान से अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। ये कथन किसका है? 96 नंबर का क्वेश्चन है। 96 नंबर के क्वेश्चन में ये प्रबंधकार के रूप में कथन है ना, ये 96 नंबर का कथन है और सभी लोगों का आंसर चला गया कि सर ये प्रबंधकार की आप बात कर रहे हो तो प्रबंधकार एक ही व्यक्ति था और उस व्यक्ति का नाम है रामचंद्र शुक्ल, है ना। तो प्रबंधकार कवि यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है, ए नंबर राइट आंसर है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया है वह अधिकतर चढ़ाने वाला है सिद्ध हुआ है, चढ़ाने वाला, हृदय स्पर्श करने वाला नहीं। ये कथन भी बहुत ही बढ़िया है। आनंद जी बताइए 97 नंबर में। इन कथनों को रेगुलर पढ़ना है, अध्ययन करना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़िए दोस्तों। आज हम आपको क्वेश्चन बना करके लेकर आए हैं तो इससे और ज्यादा अच्छी चीजें याद होती हैं, है ना। और 97 नंबर, और आज दोस्तों यहां पर आपका उत्तर है कि सर कबीर ने अपनी झाड़ फटकार से हिंदुओं और मुसलमानों, ये कथन अगर किसी व्यक्ति का है तो वो व्यक्ति का है रामचंद्र शुक्ल। कबीर के बारे में अपनी झाड़ फटकार से हिंदू और मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयास किया। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। प्रगति का साधारण अर्थ है बढ़ता। जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। इस दृष्टि से तुलसीदास सबसे बड़े प्रगतिशील हैं। भारतेंदु बाबू मैत्री शरण गुप्त भी इस अर्थ में प्रगतिशील लेखक हैं। कथन किसका है? 98 नंबर का क्वेश्चन है। 98 में सभी लोग बताएंगे कि प्रगति का साधारण अर्थ बढ़ता, प्रगति बढ़ता, है ना। प्रगति का साधारण अर्थ बताया है किसने? बढ़ता बताया, बढ़ता। बताओ ये कथन किसका है? और आपको पता है कि सर प्रगति का साधारण अर्थ है बढ़ता, और बढ़ता कौन है? बोले सर बढ़ता तो कौन है बताइए। 98 में कौन बढ़ता है? बोले सर नांग बढ़ता है, नांग, नगेंद्र। नगेंद्र बोले सर प्रगति करता है, साधारण अर्थ वह बढ़ता। जो साहित्य जीवन को आगे बढ़ाने में सहायक हो वही प्रगतिशील साहित्य है। और बोले सर प्रगति तो नाग भी करता है, नाग प्रगति करता है, नाग बढ़ता भी है ना। ठीक है, तो नगेंद्र आप याद कर लेना। प्रगति का साधारण अर्थ बढ़ता, बढ़ता अपन को याद, बढ़ता कौन है? बोले बढ़ता तो नाग, नगेंद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय, संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं। कथन किसका है? 99 नंबर का क्वेश्चन है। राजेश्वरी आरती वर्मा जी। छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा
अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करना चाहता है। अनुभूति को व्यक्त करना मुख्य ध्येय नहीं है। ये कथन यानी कि 99 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 99 में देख रहे हैं, है ना। सुंदर शब्द संचय, आकर्षण, ये शब्द अपन ने पकड़े थे, इसके पहले भी ये पढ़ चुके हैं, सुंदर और आकर्षण, है ना। बोले सर आकर्षण काय में होता है? बोले आकर्षण की बात मत करो सर, आकर्षण तो प्रेम में आकर्षण बहुत होता। आकर्षण प्रेम में चंद्र जी का कथन है कि छायावादी कवि सुंदर शब्द संचय द्वारा अपनी रचना में आकर्षण, सजावट एवं संगीत उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये भी अपन को याद। बोले सर प्रेम में सजावट के प्रति आकर्षण बहुत होता, आकर्षण। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का भाषा और साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये कथन किसका है? 100 नंबर का क्वेश्चन है। और दोस्तों आज अपन ने 100 कथन पढ़ लिए, इसके पहले भी अपन ने पढ़ लिए थे, लेकिन आज लगभग दोबारा 100 कथन पढ़ लिए हैं, है ना। और 100 कथन में से ऐसे कितने व्यक्ति हैं कि जिसको 95 कथन याद हो गए? कौन कौन है ऐसा हाथ खड़ा करके बताएगा कि 95 कथन हमें याद हो गए। भूल चूक से अगर एक आध कथन गलत हो जाए, है ना, तो ऐसे कितने व्यक्ति हैं? और भारतेंदु जी के बारे में इतनी बड़ी बात कौन कहेगा कि साहित्य दोनों पर गहरा प्रभाव है? ये रामचंद्र शुक्ल ही कहेंगे। ये नंबर आपका सही है। चलिए एक बार बता दीजिए फटाक से, थोड़ा सा मुझे भी तो राहत की सांस मिले कि हाँ सर आप जो पढ़ा रहे हो, जो मेहनत कर रहे हो, 2-2, 3-3 बार जो हम लोगों को कथन पढ़ा रहे हो, उसमें हम लोग भी कुछ ना कुछ याद हम लोगों को हो रहा है। तो 95 जैसे, है ना, कितने लोग हैं ऐसे जिनको 95 कथन लगभग याद हो चुके होंगे, है ना, सही कर चुके होंगे आप लोग, है ना। आगे पढ़ाए जाएंगे तो आप लोग सही करेंगे, है ना। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे साथी हैं जो हाथ ऊपर करके बता रहे कि सर हम लगभग 95 प्रश्न जो है कथन के सही हल कर पाएंगे। तो बहुत बढ़िया दोस्तों, अगर इतना आप लोग कर रहे हो तो मेरा पढ़ाना भी सार्थक हो रहा है कहीं ना कहीं, है ना। तो वेरी गुड। नई कविता वैविध्यमान जीवन के प्रति प्रतिक्रिया आत्मचेतस की है। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। विविध स्वर बताइए। 101 नंबर का क्वेश्चन है, विविध स्वर बताना है, विविध स्वर, है ना। बोले सर बताइए, बहुत बढ़िया। तो विविध स्वर हैं, विविध, है ना। नई कविता का स्वर एक नहीं विविध है। अब विविध स्वरों का अपन को क्या करना है? बहुत बढ़िया, है ना, याद हो रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो याद करते चलो दोस्तों, पढ़ते चलो। और आपको पता है कि सर, है ना, विविध स्वरों की क्या कर देना? मुक्ति कर देना है। विविध स्वरों की क्या करना? मुक्ति करना। मुक्ति, है ना, केवल एक ही स्वर होना चाहिए, बाकी के जो विविध स्वर हैं उनकी मुक्ति हो जाए। मुक्ति करना है विविध स्वरों की। यहां पर नई कविता के स्वर एक नहीं विविध हैं। बोले सर विविध क्यों है? मुक्ति कर दो बाकी की। ठीक है, उसके बाद आ रहा है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। कथन किसका? 102 नंबर का क्वेश्चन है। ये कथन बताना है साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। ये कथन नामवार से मुक्तिबोध, त्रिलोचन या रामचंद्र शुक्ल है। साहित्य प्रत्येक देश की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। 102 नंबर का क्वेश्चन है। 102 का शानदार क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। और 102 में सभी का आंसर जा रहा है कि सर देश की जनता की जो चित्तवृत्ति है इसको पहचानते हैं कौन? तो वो पहचानते हैं रामचंद्र शुक्ल। देश की जनता की चित्तवृत्ति को पहचानने वाला अगर कोई कवि है वो कवि है ना, कोई लेखक है वो लेखक है रामचंद्र शुक्ल, जो देश की जनता की चित्तवृत्ति को पहचानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन अपना यहां पर मिलेगा, कौन से नंबर का? 103 नंबर का। ठीक है, वेरी गुड। यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आ रहे हैं इतने सारे, बहुत सारे कठिन जो दोस्तों कथन है उनको भी हम याद कर पा रहे हैं। रीति काव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर है रीति काव्य। उसकी काव्य वस्तु भी एक सीमित क्षेत्र से बाहर व्यापक संसार में किसी रुचि का प्रमाण नहीं देती, लेकिन कवियों की निश्चल आत्मा अभिव्यक्ति द्वारा
जिस परिष्कृत आनंद की सृष्टि काव्य करता है उसकी उपेक्षा करना गलत है। कथन किसका है? तो रीति काव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर है। 103 नंबर का क्वेश्चन है, कमजोर बताना है। रीति काव्य कमजोर है, बताओ 3 नंबर में, और पता है जल्दी से रिंकू जी, है ना। 100 प्रश्नों तक 2 बार लगभग रिपीट कर चुके हैं, 100 प्रश्नों तक। अब इसके 101 वाला जो है ना, ये लगभग, है ना। तो यहां रीति काव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर है। कमजोर है बोले सर, कमजोर तो कौन है? नांग भी बहुत कमजोर हो गया है। नांग क्या हो गया? कमजोर हो गया है। अब वो रीति से नहीं चल पा रहा है। रीति से जो चलता था ना, बोले सर वो रीति से नहीं चल पा रहा है, नांग कमजोर हो गया। रीति काव्य या रीति काव्य को नांग देवता ने, बोले सर, कमजोर बना दिया। रीति काव्य को कमजोर किसने बना दिया? बोले सर नांग देवता ने कमजोर बना दिया। नांग, है ना, क्योंकि आपको पता है रीति काल में जो विभिन्न प्रकार की, दोस्तों आपने देखी, विलासिता की प्रवृत्ति थी लोगों के अंदर, शासन करने की जो प्रकृति थी, वो नाग जैसी उनकी बुद्धि चलती थी। कौन सी? ईड़ा टीड़ा, है ना। अपन को याद कर लेना है। बोले सर नाग जैसी बुद्धि ने रीति काव्य सामाजिक चेतना की दृष्टि से कमजोर बना दिया। कमजोर बना दिया नहीं, ईमानदारी बता देना। अगर बुद्धि कैसी थी उनकी, है ना, याद कर लेना, ईड़ा टीड़ा बुद्धि थी। रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्य काव्यात्मक उपन्यास किसने कहा है? बताइए। तेज प्रकाश जी आ गए, बहुत तेज चल रहे हैं, कोई बात नहीं है। क्लास अटेंड नहीं कर रहे, अब करो रेगुलर, है ना। अब तो दिवाली आई, आज भी मैं सफाई में लगा रहा दोस्तों। 5 वाली जो क्लास है ना, वो इसलिए नहीं हो पाई कि सब लोग सुबह से पूरी सफाई अफाई में लगा रहा, और उसके बाद फिर अभी नहाया। 6:30 वाली क्लास अपन लोग कर रहे हैं यहाँ पर पूरी, है ना, साफ सफाई अंदर की, सब कमरे अमरे, ठीक है। तो रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास किसने कहा? 104 नंबर का क्वेश्चन है। 104 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोग बताएंगे, और सभी लोगों का आंसर है कि सर रंगभूमि, है ना, रंगभूमि को गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक, ठीक है। अपन को याद कर लेना है। बोले सर बच्चों की रंगभूमि, है ना, में गांधीवादी जीवन दर्शन, या बच्चों को गांधीवादी जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए। बच्चों को गांधीवादी जीवन दर्शन का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। याद कर लेना किसको? बच्चों को गांधीवादी जीवन दर्शन, है ना, का पाठ। तो यहाँ गांधीवादी जीवन दर्शन किसको? बच्चों को। बच्चों से बच्चन से, ये भी अपन को याद कर लेना, यह, है ना। ये भी याद करोगे कि सर बच्चों की रंगभूमि गांधीवादी जीवन दर्शन से प्रभावित है, ऐसे भी याद कर सकते हो। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद आते हैं संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के और अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया। ये कथन किसका है? चयन करना है जल्दी से। 105 नंबर का क्वेश्चन है, फटाफट से बताना है। धान काट के आए हो टिंकू जी, कोई बात नहीं, आराम कर लो, थोड़ा सा लेटे लेटे क्लास देख लो, है ना। ये तो अपनी घर की क्लास है, जब देखना देखते रहो। घर के मां साहब, घर की क्लास, ठीक है। संगीत को बताना है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के और अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला जी ने किया है। ये कथन किसका है? ये भी अपन को याद करना है। ये कथन किसका? 105 संगीत को, ये बताइए जल्दी से 105 में। और 105 में अपन ने कई बार पढ़ा है कि सर संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट अगर कोई ला सकता है तो वो ला सकते हैं रामचंद्र शुक्ल, और कोई के बस की बात नहीं है। संगीत को काव्य के और काव्य को संगीत के निकट लाने की, है ना, प्रक्रिया सिर्फ एक व्यक्ति को पता है, और वो है रामचंद्र शुक्ल। ये नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मैंने कविता लिखी है। मैं जब स्वयं अंतर्मुख होकर अपने से पूछता हूं कि मैं क्यों लिखता हूं, भाई मैं क्यों लिखता हूं, बताइए, तो इसका उत्तर यही पाता हूं कि अपने व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करना मेरे जीवन के लिए अनिवार्य है। इसका तात्पर्य है कि मैं कविता या कला के पीछे आत्माभिव्यक्ति की प्रेरणा मानता हूं। ये कथन किसका है? सभी लोग बताएंगे, चयन करिए। 106 नंबर का क्वेश्चन है, और 106 में सभी का आंसर आ रहा कि मैं क्यों लिखता हूं। मैं क्यों लिखता हूं भैया? बोले
नांग ने बोला है कि लिखो। नांग ने बोला मैं क्यों लिखता हूं? बोले नांग ने बोला लिखो, लिखना ही पड़ेगा नहीं तो आ जाएगा फन करके। नांग ने बोला कि लिखो। मैं क्यों लिखता हूं? बोले किसने? बोला नांग ने। नगेंद्र। नगेंद्र का कथन है मैंने कविता लिखी है, मैं जब स्वयं अंतर्मुख से होकर पूछता कि मैं क्यों लिखता हूं। नगेंद्र, ठीक है, ये भी अपन को याद करना है। उसके बाद यहां पर आते प्रगतिवाद, 3 के 3 कवि नागार्जुन, केदारनाथ, अग्रवाल, है ना, जैसे त्रिलोचन और जैसे ढाक के 3 पात। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात, ढाक बताना है। 107 नंबर का क्वेश्चन है ढाक। ये ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात। तो ये अपन को नागार्जुन, केदारनाथ, अकबर, त्रिलोचन जैसे ढाक के 3 पात। और ढाक के 3 पात में यहां पर आपका कथन है रामविलास शर्मा का एक कथन है दोस्तों। डी नंबर आपका सही है, रामविलास शर्मा। ठीक है, ढाक के 3 पात में ढाक, बोले रामविलास ढाक, ढाक, क्योंकि धाक बहुत थी, धाक। रामविलास शर्मा की धाक अपन बोलते हैं, वो धाक जमाना चाहता है, धाक। ढाक रामविलास शर्मा, बहुत बढ़िया। हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया तो सूर्य ने। उनकी उमड़ती हुई बागधारा उदाहरण रचने वाले कवियों के समान गिनाए हुए संचारियों से बंधकर चलने वाली नहीं थी। ये कथन किसका है? 108 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। तो हिंदी साहित्य में श्रृंगार का रस राजत्व यदि किसी ने पूर्ण रूप से दिखाया है तो वो सूर्य ने। 108 नंबर का क्वेश्चन है। और आपको पता है कि सूर्य के बारे में ये कथन कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। सी नंबर आपका सही है। नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है। नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, कथन किसका? 109 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है 109 नंबर में। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और राइट आंसर नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, ये कथन 109 में। और 109 में अपन को उत्तर लगाना है कि सर स्वाभाविक विकास, नई कविता स्वाभाविक विकास, है ना। आपको पता है कि स्वाभाविक विकास किसका होता है? बताओ। ऐसा तो नहीं है कि बच्चों का विकास अपन को करना पड़ता है कि बच्चे छोटे हैं उनको थोड़ा सा ऐसे उठा दो तो बढ़ जाएंगे, है ना। बोले नहीं सर, स्वाभाविक विकास होता है बच्चों का विकास स्वाभाविक होता है ना। तो यहां पर नई कविता प्रयोगवाद का स्वाभाविक विकास है, 109 नंबर का क्वेश्चन है। और स्वाभाविक विकास तो बच्चों का होता है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चे का हाथ थोड़ा सा खींच दिया तो उसका हाथ बड़ा हो जाएगा, है ना। ऐसा है क्या? बोले नहीं सर, बच्चों का तो स्वाभाविक विकास होता है। बच्चों का, नाग का नहीं हो रहा, बच्चों का हो रहा है। बच्चों का स्वाभाविक विकास हो। डॉक्टर बच्चन से, है ना। तो बच्चन से, डॉक्टर बच्चन से, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, बच्चों का स्वाभाविक विकास होता है। ठीक है, व्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। अनुजा और अग्रजा 110 नंबर का क्वेश्चन है। और अनुजा और अग्रजा, अनुजा और अग्रजा, है ना। बोले सर हमारी जो अनुजा है और जो अग्रजा है दोनों बिल्कुल नांग जैसी हैं। अग्रजा और अनुजा, मैं बता रहा हूं, एक कहानी है। 3 बहनें थी, एक थी अग्रजा और एक थी अनुजा। और बीच वाली पता है क्या बोली? मेरे पास आई, बोली सर हमारी जो अनुजा है और जो अग्रजा है वो तो बिल्कुल नांग जैसी है। मैंने कहा क्यों? बोले सर उनकी बुद्धि ईड़ा टीड़ा चलती है नांग जैसी, और मुझे तो बिल्कुल नांग जैसी देखती हैं, है ना। कौन? अनुजा और अग्रजा कैसी देखती? बोले नांग जैसी देखती हैं, है ना। तो अपन को याद कर लेना है। बोले अनुजा भी नांग जैसी देखती है, अग्रजा भी देखती है। तो अनुजा और अग्रजा यहां पर पकड़ना और डॉक्टर नगेंद्र लगा देना। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये कथन किसका है? 111 नंबर का क्वेश्चन है
है ना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है ना। 111 में और 111 का उत्तर आपका देखते हैं, श्रद्धा और प्रेम। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ये कथन किसका है? सभी लोगों का आंसर जा रहा है ना। अच्छा, बीच वाली ने पूछा, दोनों तरफ से खतरे में है, आगे खाई और पीछे कुआं, है ना। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। कथन किसका है? 111 नंबर का क्वेश्चन है और ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। ठीक है, तो डी नंबर सही है। बहुत बढ़िया। कथन को याद रखते रहना दोस्तों, एक दो बार रिपीट जरूर करते रहना। ये कथन आपके लिए बहुत ही उपयोगी है ना। संजय पाठक जी, न्यू अकेडमी जी, तो सभी साथियों को धन्यवाद। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, कथन रामचंद्र शुक्ल का। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो सभी को धन्यवाद। जय हिंद।